नमस्कार दोस्तों, उद्भव एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में जैसे हमने सीयूटी के बारे में पढ़ा था कि कैसे इंट्रोडक्शन है और कैसे कैसे सेक्शंस बटे हुए हैं उसमें, ठीक है। उन्हीं सेक्शन का सेकंड सेक्शन था अपना डोमेन सब्जेक्ट का। आज उसी डोमेन सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट हम लेके आए हैं, सीयूटी हिस्ट्री का। एक डोमेन सब्जेक्ट है आपका हिस्ट्री, उसमें आर्ट्स स्ट्रीम में, साइंस में होता है, आर्ट्स में होता है, कॉमर्स में होता है। वैसे आर्ट्स का अपना एक सब्जेक्ट है हिस्ट्री। उसी के कुछ एमसीक्यूज लेके आए हैं जो सीयूटी में आपके काम आएंगे, ठीक है। तो आज हम इसमें शुरुआत करते हैं कि हिस्ट्री में कौन कौन से एमसीक्यूज किस हिसाब से आएंगे। चले, चलो अपना पहला क्वेश्चन है, अपना पहला है ब्रिक बेड्स एंड बोन्स। जो पहला चैप्टर है हिस्ट्री का, ठीक है, उसके बारे में अपन 5 एमसीक्यूज देखेंगे। जो फर्स्ट एमसीक्यूज है या फर्स्ट क्वेश्चन है वो अपना कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड, यानी इनमें चारों में से कौन सा पेयर सही से मैच्ड हुआ है। तो आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा जो बात करता था ब्रिक्स बेड्स एंड बोन्स, जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन की बात कर रहा था। तो इसमें शहरों के नाम है, ठीक है, जो सभ्यता थी उस टाइम की वो किस किस शहर में आज पनपती है, उस टाइम पे पनपती थी। तो इसके बारे में बात है। तो इन चारों में से कौन सा करेक्टली मैच्ड है, तो ये पहला क्वेश्चन है। तो पहला है बनावली गुजरात, क्या बराबर है। सेकंड है हड़प्पा बलूचिस्तान में, बराबर मैच्ड है। कालीबंगा गुजरात में, बराबर मैच्ड है। या फिर लोथल गुजरात, क्या बराबर मैच्ड है कि नहीं है। तो ये चीज अपन को देखनी है। तो पहले ही क्वेश्चन में अपन देखते हैं कि भाई बनावली की बात करते हैं तो बनावली कहीं पे कहीं गुजरात का नाम आता ही नहीं है, आता किसका, हरियाणा का नाम। तो बनावली कहा जाता है हरियाणा का। तो पहला तो आपका वैसे ही कैंसिल हो जाता है। सेकंड, हड़प्पा क्या बलूचिस्तान के, आज का जो बलूचिस्तान पड़ा हुआ है वो बराबर है कि नहीं। पाकिस्तान की जरूर सभ्यता है लेकिन बलूचिस्तान के पास नहीं है। सेकंड है कालीबंगा गुजरात, तो ये तो सबको ही पता होगा कालीबंगा राजस्थान का हिस्सा रहा है, गुजरात का नहीं रहा है। तो सही ऑप्शन इसका कौन सा बनता है कि भाई सही ऑप्शन कौन सा है आपका, तो ये है आपका लोथल गुजरात का। कौन सा वाला सही ऑप्शन है आपका, लोथल गुजरात, ठीक है। गुजरात के वैसे बहुत सारे पोर्ट्स आते थे, तो दो मेन होते थे, तो एक तो आपको लोथल होता था और एक होता है धोलावीरा, ठीक है। तो ये दोनों किसके पार्ट होते थे, गुजरात के। तो पहला ऑप्शन आपका क्या होता है, गुजरात, ओके। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट इज लोकेटेड, ठीक है, इन गुजरात, यानी इनमें से कौन सी साइट्स गुजरात में लोकेटेड है। तो देखने वाला तो पहले अगर क्वेश्चन देख लिया होगा तो दूसरा क्वेश्चन भी आराम से बता सकता है। तो कौन कौन सी साइट्स गुजरात में स्टेबल थी, कि लोथल, धोलावीरा, बनावली, या बोथ ए एंड बी, लोथल और धोलावीरा। तो अभी पिछले ही क्वेश्चन में मैंने बताया कि गुजरात के दो मेन पोर्ट साइट्स थी, ठीक है। तो वो कौन कौन सी थी, लोथल और अपना धोलावीरा। तो सेकंड का जो आंसर है वो कौन सा आएगा, लोथल और धोलावीरा। तो इसका सही आंसर है डी, बोथ ए एंड बी, दोनों के दोनों एक पोर्ट साइड थे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखना इंपॉर्टेंट है। वेयर वॉज ए पब्लिक बाथ एंड ए वेयर हाउस फाउंड इन द इंडस वैली ड्यूरिंग एग्जीबिशन, ठीक है। यानी खुदाई के दौरान, जब खुदाई करी गई है पुरानी सभ्यताओं की, तो आपके पब्लिक बाथ या बाथरूम था, बहुत बड़ा बाथरूम जिसे अपन कहते थे स्नानघर, ठीक है, और वेयर हाउस गोदाउन, वो कहां कहां पे, जो भंडार है पूरा पूरा, तो आपका स्नानघर और भंडार इंडस वैली के कौन सी सभ्यता में आपको मिला, यानी कौन सा शहर में मिला है, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके मोहनजोदड़ो, रंगपुर, कालीबंगा या रोपड़। इन चारों में से ये चीजें का सबसे बड़ा पब्लिक बात, जब भी हम बात करते हैं, ठीक है, पब्लिक बात की बात कर लेते, वेयर हाउस की तो बात होती है, तो पब्लिक बात की बात करते हैं कि भाई सबसे बड़ा स्नानघर कहां मिला हुआ है, तो हमें कहां मिला, मोहनजोदड़ो में। कहां मिला हुआ है, मोहनजोदड़ो में। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि उस टाइम की दो बड़ी सिटीज होती थी, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, सबसे बड़ी सिविलाइजेशन की, सिंधु घाटी सभ्यता की। तो उसमें से मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा पब्लिक बात मिलता था। अपन ये बात हमेशा करते थे कि वहां के जो भी ट्रेडर्स आते थे, ठीक है, जो भी व्यापारी आते थे, तो उनके लिए भी काम आता था, और वहां के जो स्थानीय लोग थे, जो लोकल लोग थे, उसके लिए भी ये बहुत बड़ा काम आता था। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द यूनिक अबाउट नागेश्वर एंड बालाकोट साइट्स ऑफ द हड़प्पन कल्चर, यानी नागेश्वर और बालाकोट में ऐसी कौन सी यूनिक चीज थी, ठीक है, ऐसी कौन सी स्पेशलिटी थी जो वो सबसे अलग बनता था। तो क्या था, दे आर बोथ नियर द कोस्ट, दूसरी बात नाउ दे आर इन पाकिस्तान, थर्ड बोथ वेयर स्पेशलाइज्ड सेंटर्स फॉर मेकिंग मेटल टूल्स, और थर्ड है ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो देखो
फर्स्ट ऑप्शन में बोला कि भाई नियर द कोस्ट थे, तो बिल्कुल नियर द कोस्ट थे नागेश्वर बालाकोट, बिल्कुल कोस्ट के, आपने जैसा गुजरात का देखते हो ना, तो बिल्कुल उधर पड़ते हैं। दो नाउ देयर इन पाकिस्तान, तो बिल्कुल जो आज के पाकिस्तान के हिसाब वहां पे पड़ा हुआ है। और तीस दोनों की दोनों मेकिंग मेटल टूल्स, जो मेटल के धातु के उपकरण बनाने में काम आता था, तो बिल्कुल आते थे। जब आपने देखा कि बीट्स बना रहे, जो अपना चैप्टर है बीट्स का, तो अपन नागेश्वर बालाकोट बहुत ज्यादा यूज में लेते थे कि सेंटर्स थे, केंद्र बिंदु थे, तो नागेश्वर बालाकोट का हमेशा आपको नाम आता ही था। तो तीनों की तीनों चीजें इसके स्पेशलिस्टिक थी भाई। सेंटर पॉइंट था नागेश्वर बालाकोट, पाकिस्तान का आज का हिस्से में है, बिल्कुल पोर्ट पे था, कोस्ट इलाके पे था, तटीय इलाके पे था, समुद्र तट पे, तो वो भी था, ठीक है। वो समुद्र तट पे था, तो जब बीट्स सीट्स निकालती थी, तो नागेश्वर बालाकोट वहां का सेंटर पॉइंट था, वो बीट्स को आगे पहुंचाने का काम करता था। ओके, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? ऑल ऑफ द अबव, यानी सब के सब। फिफ्थ पॉइंट है, फिफ्थ क्वेश्चन आपका, बाय व्हाट अप्रोक्सीमेट टाइम हैड मोस्ट ऑफ द मेजर हड़प्पन साइट्स इन रीजन्स सच एज चोलिस्तान बीन अबेंडेड? ओके, यानी देखो अप्रोक्सीमेट थोड़ा सा देख लेना। approximate time had most of the mature हड़प्पन sites in regions such as चोलिस्तान बिन अबेंडेड, यानी खत्म हो गई, फिनिश हो गई। तो चोलिस्तान जो अपन बलूचिस्तान भी कहते थे, ठीक है, वो जो साइट्स थे हड़प्पन साइट्स की, वो अप्रोक्सीमेट टाइम बनाओ कि कुछ टाइम पे वो बिल्कुल सी खत्म हो चुकी थी। तो अपन जब पढ़ते हैं, ठीक है, हड़प्पन साइट्स में, तो अपन क्या पढ़ते हैं? पहला हड़प्पन साइट्स, अर्ली हड़प्पन साइट्स, फिर मेच्योर हड़प्पन साइट्स, ठीक है, और फिर लास्ट वाला हड़प्पन साइट जहाँ पे कैंसिल हो जाता। तो उसी साइट्स में या उसी टाइम के दौरान ये सारी जो मेन साइट्स थी हड़प्पा की, भले बलूचिस्तान में, चोलिस्तान में, जो भी हो, वो खत्म हो गई थी। तो कहीं ना कहीं अपन देखते हैं कि ये जो खत्म होने का सिलसिला चलता है वो होता है 1900 बीसी में। कब चलता है? 1900 बीसी के टाइम पे ये खत्म हो जाती है। ओके, क्योंकि यही टाइम था जब आपका हड़प्पा हुआ, मोहनजोदड़ो हुआ, ठीक है। अपन 3300 से लेके 1900 तक लेते हैं, 1900 के बाद 1750 बीसी से अपन स्टार्ट कर देते हैं कि कहीं ना कहीं आपका वैदिक पीरियड स्टार्ट हो जाता है। तो वैदिक पीरियड के 150 साल पुराना जो अपन कहते हैं कि ये साइट्स क्या हो गई, एक तरह से खत्म हो गई। अगला है आपका, जो 5 क्वेश्चंस थे वो फर्स्ट चैप्टर से थे, किसे? ब्रिक्स, बिट्स एंड बोन्स से। अब अगले जो 5 क्वेश्चंस है वो आपके सेकंड चैप्टर से, जो बोलते हैं किंग, फार्मर एंड टाउन्स, जो एग्जाम के जरिए से भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। वेटेज सबका बराबर है, लेकिन कहीं ना कहीं इस क्वेश्चंस को हाईलाइट किया जाता है कि भाई ये क्वेश्चंस बहुत आता है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं मौर्य काल की बात आ रही है, ठीक है, किंग्स की बात आ रही है, कैसे कैसे फार्मर्स को वो सपोर्ट करते थे, वो बात आ रही है। तो अपन देखते हैं कि इसका पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट वेयर डिसिफाइड बाय जेम्स प्रिंसप, यानी इनमें से कौन कौन सी स्क्रिप्ट या कौन कौन सी लिपि है, ठीक है, जो जेम्स प्रिंसप ने डिसिफाइड किया, यानी मतलब इसका अनुवाद किया, सही तरह से बताया कि भाई ये चीज क्या है। तो पहली आपकी बंगाली एंड देवनागरी, जो बहुत बात की है, ठीक है। संस्कृत और प्राकृत, पुरानी भाषा है लेकिन नहीं किया। ब्राह्मी एंड खरोष्टी, यानी आपको थोड़ा सा दिमाग में आएगा कि अपन जब अशोक की बात करते हैं, और ये चैप्टर कहीं ना कहीं अशोक के ऊपर ही इर्द गिर्द घूमता है, ठीक है। तो अशोक की बात आ रही, तो अशोक की जो लिपियां थी, तो अपन देखा था ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि। कौन कौन सी? ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि थी, और इन्हीं दोनों लिपियों का जेम्स प्रिंसप ने क्या किया? अनुवाद किया है सही तरह से, ठीक है। तो सही ऑप्शन क्या है? ब्राह्मी एंड खरोष्टी लिपि, सी ऑप्शन आपका सही जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइटल देवनामपिया अडॉप्टेड बाय अशोक, यानी जो शिक्षक है अपने ऊपर, ठीक है, जो उपाधि अशोक ने ली थी देवनामप्रिय, उसका मतलब क्या है, ठीक है। तो दो ऑप्शन है इसमें, कि प्लीजेंट टू बी होल्ड, ठीक है, प्लीजेंट टू बी होल्ड मतलब आशीर्वाद, और बिलव टू द गॉड्स मतलब भगवान का प्यारा, ठीक है। तो ये बोला कि भाई क्या दोनों सही है? ये जो देव नाम प्रिय है, ठीक है, आपका जो देव नाम प्रिय, ये जो टाइटल अडॉप्ट किया था, जो उपाधि जो ग्रहण करी थी अशोक ने, उसका सही मतलब ये दोनों सही है कि भाई ये प्रेजेंट टू बी होल्ड भी सही है, या फिर बिलो टू बी द गॉड्स है, या फिर नाइदर ए और नाइदर बी, यानी दोनों ही सही नहीं। तो इसका जो सही मतलब होता है वो होता है बिलव टू बी द गॉड्स, ऑप्शन बी, ठीक है, भगवान का प्यारा। ये अपना है उद्भव एकेडमी का, ठीक है, कि इसमें किस किस की तैयारी की जाती है। तो अपन ये थोड़ा सा
देख लेते हैं ऐड की जगह। तो उद्भव एकेडमी में पिछली बार भी अपन को बताया था कि सीयूईटी तैयारी हो ही रही, ठीक है, साथ साथ में जितनी भी कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स है उन सब की तैयारी भी यहाँ पे हो रही है। जैसे सीयूईटी है, निफ्ट है, क्लेट है, ठीक है, 11th फाउंडेशन कोर्स चलता है, क्लेट का है, क्रैश कोर्स सबका चल रहा है, ठीक है। तो कोई भी बच्चा अगर आना चाहे, सीयूईटी का लेना चाहे, निफ्ट का लेना चाहे, तो वो एडमिशन ले सकता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग द देश द कैपिटल सिटी ऑफ मगध वॉज शिफ्टेड टू पाटलिपुत्र, यानी किस रीजन या किस शताब्दी में, कौन से सेंचुरी में जो मगध की कैपिटल कहां पे हो गई, पाटलिपुत्र में शिफ्ट हो गई। तो पहले जो कैपिटल थी, कौन सी कैपिटल थी उसकी, मगध की। तो मगध की कैपिटल अपन देखते हैं पहली जो थी वो राजगढ़ थी, ठीक है, राजगढ़ भी बोलते थे। किसके टाइम पे थी, बिंबिसार के टाइम पे, ठीक है। फिर उनके बेटे जो थे अजातशत्रु के टाइम पे भी बिंबिसार, वो सॉरी आपकी कैपिटल क्या बनी, राजगृह बनी। लेकिन अजातशत्रु के बेटे जो उड़ियन थे उन्होंने कैपिटल कहां शिफ्ट कर दी, पाटलिपुत्र में कर दी। और कौन सी सेंचुरी में करी, तो वो सेंचुरी थी आपकी 4th सेंचुरी बीसी, यानी 4वीं शताब्दी में करी, ठीक है। क्योंकि अपन मगध जब देखते हैं तो बिंबिसार की जब बात करते हैं तो बिंबिसार की बात कहीं ना कहीं 543 या 544 बीसी की बात आती है। फिर अजातशत्रु की जो बात आती है वो 501 इस टाइम पे आती है। और बाकी जो उड़ियन जो पाटलिपुत्र शिफ्ट हुई थी वो 491 के टाइम पे हुई थी। ओके, तो इसका सही आंसर है 4th सेंचुरी बीसी। अगला है आपका सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, मतलब जो स्टेटमेंट दिए में से सही से चुनो। महावीर और बुद्धा गंस यानी जो रिपब्लिक होते थे, ठीक है, क्या उनसे बिलोंग करते थे या उनसे बिलोंग नहीं करते थे। तो अपन देखा कि महावीर और बुद्धा दोनों ही गंस जो रिपब्लिक राज्य थे, जैसे शक्य क्लैन बुद्धा की थी जो गण साम्राज्य था, ठीक है, महावीर का अपना लिच्छवी था, तो वो दोनों के दोनों गंस थे, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा है मगस्थनीज डिसिपेयर्ड खरोस्टियन ब्राह्मी लिपि, तो मैंने अभी पहले ही बोला है कि किसने करी थी, जेम्स प्रिंसम ने की। अगले पिछले ही क्वेश्चन में आपने देखा था कि इसको डिसिपेयर किसने किया, जेम्स प्रिंसम ने, तो मगस्थनीज ने नहीं किया है। फोर्थ है आपका चंद्रगुप्त मौर्य कनकड़ कलिंग, क्या चंद्रगुप्त मौर्य ने कलिंग जीता था, तो भाई गलत है। ओके, चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको नहीं जीता था। और जो इसका सही आंसर है वो है अर्थशास्त्र रिटन बाय कौटिल्य, ठीक है, जिसको अलग से नाम आप क्या जानते हो, चाणक्य के नाम से भी जानते हो, ठीक है। किसने लिखा, चाणक्य ने लिखी। तो अर्थशास्त्र किसने लिखी, कौटिल्य ने। तो ये आपका स्टेटमेंट है, सॉरी सी है, तो सी ऑप्शन या स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। ओके, अगला क्वेश्चन पे जाएंगे अपन, झटकास, ठीक है, कौन सा है, तो आपके झटकास एक तरह से पंचतंत्र कहानियां होती थी, ठीक है। वो कौन सी भाषा में ज्यादातर लिखी गई है, कि पाली में, ब्राह्मी में, संस्कृत में या प्राकृत में, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा आंसर है कि अपन जो देखिए वो किसमें लिखी गई, संस्कृत के टाइम पे लिखी गई। और संस्कृत जब झटकास जब स्टार्ट हुए वो कब से हुए, गुप्त साम्राज्य जब स्टार्ट हुए थे वब से ये चीजें लिखना स्टार्ट हुई थी। तो मेनली उस टाइम में संस्कृत लैंग्वेज कहीं ना कहीं चलती थी, ठीक है, तो संस्कृत लैंग्वेज में स्टार्ट हो गई थी। इसके बाद आपका थर्ड चैप्टर है किनशिप कास्ट एंड क्लास, ठीक है। कैसे कैसे, किन मतलब एक अपना ही समूह, ठीक है, कास्ट अपने अपनी जाति, और क्लास, ठीक है, कैटेगरीज, उन सब के बारे में ये बता रखा है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोलता है, द एपिक महाभारत कंसिस्ट वर्सेस, ठीक है, कितने श्लोक उसमें लिखे हुए हैं। तो हर कोई ये तो बहुत इजी वे में जानता है कि भाई कितने श्लोक लिखे हुए, करीबन 1 लाख श्लोक में महाभारत पूरी कंप्लीट हुई है। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, द क्रिटिकल एडिशन ऑफ द महाभारत वॉज कंप्लीटेड इन द ईयर, मतलब जो महाभारत का वापस एडिशन उठाया गया, वापस कंप्लीट उसको किया गया, ठीक है, कि भाई पहले जो इसका नैरेटिव था फिर डायरेक्टिव था, तो उनको दोनों को मिलाया गया, ठीक है, दोनों सेक्शन को मिलाया, और वो क्रिटिकल एडिशन कौन से ईयर में कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो किसमें, 1919 में कंप्लीट हुआ, 1925 में कंप्लीट हुआ, 27 में कंप्लीट हुआ, या 1966 में कंप्लीट हुआ। तो इसको 47 ईयर्स लगे थे, ठीक है, और ये 1966 में कंप्लीट हुआ। कौन से ईयर में कंप्लीट हुआ, 1966 में। अगला है अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति, ठीक है, देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैरिजेस, यानी मनुस्मृति के हिसाब से
जो मनुस्मृति लिखी गई है उसमें कितने प्रकार के मैरिज को बता रखे हैं, कितने प्रकार के जो विवाह है वो बता रखे हैं। ठीक है, तो वो कितने बार के 7 है, 6 है, 8 है या 9 है। तो मनुस्मृति जब आप पढ़ते हो इसका अपन देखते हैं कि कंपाइल भी देखते हैं तो 200 BC से लेकर 200 CE तक होता है। तो वो कंप्लीट कब होता है, उसमें कितने फॉर्म्स है, 8 फॉर्म्स है। कितने फॉर्म्स है, 8 फॉर्म्स है। अगला है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू मैरिज विद इन यूनिटी, यानी इनमें से कौन है जो ये बताता है कि शादी अपनी ही यूनिट में, मतलब जो किन है, ठीक है, जो ग्रुप है, मतलब एक ही गोत्र के आदमी है, तो उसी में से होती है। तो इन चारों टर्म्स में से वो किसको करता है, तो एक्सोगोमी करता है, एंडोगोमी करता है, पॉलीएंड्री करता है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको शुरुआत में जब बताया जाता है, ठीक है, हाँ ये चारों ही शादी से संपर्क में ही है। ठीक है, एक्सोगोमी का मतलब होता है एक्स, मतलब अपनी यूनिट से बाहर जाना, अपनी यूनिट से बाहर जाना। ठीक है, बी एंडोगोमी मतलब अपनी ही यूनिट में क्या करना, शादी करना। किसमें करना, अपनी यूनिट में शादी करना। पॉलीएंड्री का मतलब क्या होता है, पॉलीएंड्री का मतलब क्या होता है, इसका सिंपल सा मतलब होता है कि भाई एक ही आदमी के बहुत सारी बीवियां। ठीक है, तो इसका सही आंसर है एंडोगोमी। ठीक है, अपनी ही यूनिट में शादी करना। अगला क्वेश्चन है, इन द केस ऑफ सातवाहंस, जो सातवाहन साम्राज्य था उसमें सक्सेशन टू बी थ्रोन वॉस, जो एक राजा दूसरा राजा बनता है तो उसका सक्सेशन कैसे होता है, वंशवाद कैसे होता है, कि मेटिलाइन है मतलब मातृस्थात्मक है, मतलब माता से उठ के चलने वाला। पेटिलियन है मतलब पितृस्थात्मक है। ठीक है, यानी पिताजी से बेटे के ऊपर वंश आया। ठीक है, बोथ एंड बी या फिर नाइदर ए नॉर बी। अब इसमें देखो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है क्योंकि हर राजा के सामने सातवाहन वंश में उनकी माँ का नाम लिखा होता है। ठीक है, जैसे गौतमी पुत्र शतकर्णी, ठीक है, वशिष्ठ पुत्र, ठीक है, ऐसी चीजें लिखी होती, पर वो सिर्फ नाम दिया गया है, लेकिन वो जो सक्सेशन टू थ्रोन है वो है पेटिलियन। ठीक है, यानी पिता का ही बेटे में आएगा, फिर बेटा वापिस अगला जो होगा वो वंशवाद होगा, वो कैसे होगा, पिता वाला। ठीक है, पितृस्थात्मक। तो पेटिलियन है, मेटिलियन नहीं है। अभी मैं बोल रहा हूँ माँ का नाम जरूर आता है, एक बेटा अपनी माँ का नाम अपने नाम के आगे लगा रहा है, पर वो सक्सेशन कैसा होगा, पेटिलियन ही होगा। ओके, अगला है आपका जो लास्ट अपन इसको कहते भी है थिंकर बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स। ठीक है, तो फर्स्ट है सांची स्तूप इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार। तो सोचने वाली बात ही नहीं है, सांची स्तूप कहाँ है, आपका एमपी में लोकेटेड है। कहाँ लोकेटेड है, एमपी में लोकेटेड। और स्तूपा जनरली अपन ने देखा है कि जो बुद्ध धर्म के कहते उन्हीं के लिए होता था। अगला है आपका ड्यूरिंग द मिड फर्स्ट मिलेनियम बीसी द रिलीजियस फिलोसॉफी और ऑफ जरास्तुत्रा प्रिविलेड इन, यानी जो रिलीजन बातें करते थे जैसे जरास्तुत्रा था, ठीक है, बौद्ध धर्म थे, अपने महावीर स्वामी थे, वो कहाँ से, तो ये बंदा कहाँ से अपना रिलीजन बातें यानी धार्मिक बातें बोलता था। ठीक है, तो ये कहाँ का था, तो चाइना से, ईरान से, ग्रीस से या फिर अरब से। तो मेन इसका कहाँ से था, ईरान से। कहाँ से था, ईरान। अगला क्वेश्चन आपका ऋग वेद वॉज कंपाइल्ड बिटवीन, यानी ऋग वेद जो लिखा गया है, ठीक है, जो कंपाइल्ड हुई है वो कौन से सन के बीच में हुई है। ठीक है, तो 1500 से 1000 बीसी के बीच में, 2500 टू 1500 बीसी, 1000 टू 500 बीसी, या फिर 2000 टू 1000 बीसी। ठीक है, तो अपन ने पहले ही बात करी है कि देखो 1750 बीसी यानी 1750 बीसी से ऋग्वेदिक काल स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ऋग्वेदिक काल स्टार्ट होगा, उसके बाद ही ऋग्वेद वाली बातें स्टार्ट होती है। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि अपने जो बातें स्टार्ट हुई वो 1500 से 1000 बीसी के दौरान ऋग्वेद आपका बन के स्टार्ट हुआ, यानी बन चुका था। ठीक है, उसके बाद अलग अलग वेद जो बने वो बाद में बने, पर पहला वेद जो चारों वेदों में से सबसे पहला वेद है ऋग्वेद, उसके बनने का समय क्या है, 1500 से 1000 बीसी। ओके, अगला है बुद्धा बिलोंग टू, जो बुद्ध धर्म के संस्थापक थे बुद्ध, वो कहां, कौन सी क्लैन या कौन सा वंश, ठीक है, वो बिलोंग करते थे। तो क्या शक्य क्लैन के थे, लिच्छवी के थे, कंबोज के थे, या सूर्यवंशी क्लैन के थे।
ठीक है। तो आपको पिछली बार अभी जो पिछली बार बात करी थी मैंने उसमें बताया कि जो बुद्ध थे वो आपके शक्य क्लैन के थे। लिच्छवी जो थे वो आपके कौन थे? लिच्छवी के महावीर स्वामी। कौन थे आपके? महावीर स्वामी। ओके। कंबोज के थे आपके कौन थे? कंबोज में आपके 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद था। ठीक है। और सूर्यवंशी क्लैन बहुत बाद में आया हुआ क्लैन है। ठीक है। उस दौरान सूर्यवंशी क्लैन नहीं चलता था। तो ये कौन सा क्लैन था? शक्य क्लैन। ओके। ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन। ओके। अगला है आपका थ्रू द आइज ऑफ ट्रेवलर्स ऑफ सोसाइटी। ट्रेवलर्स मतलब यात्री। ठीक है। आपका जो फिफ्थ चैप्टर है ट्रेवलर्स की बात करता है और 3 ट्रेवलर्स आपके मेनली आते हैं। ठीक है। अल बरूनी है, ठीक है, अपना इब्न बतूता है, ठीक है, और फ्रांसिस बेनियर है। इन्हीं तीनों की बातें इर्द गिर्द इस चैप्टर में घूमती है। ओके। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन बोल रखा है व्हेन एंड वेयर अल बरूनी वाज बोर्न, यानी जो अल बरूनी था वो कहां और कौन से सन में पैदा हुआ। ठीक है। तो आपका 873 सी उज्बेकिस्तान, 973 उज्बेकिस्तान, 873 मोरक्को या 973 मोरक्को। ठीक है। देखो आपका समझ में आ गया होगा कि उज्बेकिस्तान में पैदा हुआ, लेकिन अलग अलग सन है, 873 भी है, 973 भी। अब आपको ईयर भी होगा और उसके बाद आपको पता होगा कि मोहम्मद गजनवी जब इसको ले गया था उठा के, ठीक है, तो अपने यहाँ पे गजनी में रखता था। वो आपको 1015 सी में रखा था जब ये पैदा हुआ। अब उसके हिसाब से आप लगा सकते हो कि वो कब पैदा होगा। तो 973 सी कब पैदा हुआ? 973 उज्बेकिस्तान। और मोरक्को में जो पैदा हुआ था वो इब्न बतूता था। ठीक है। और जो आपका फ्रांसिस बेनियर था वो फ्रांस आया हुआ था। अगला क्वेश्चन है हु रोट द बुक किताब उल हिंद। जो किताब उल हिंद किताब है वो किताब किसने लिखी हुई है? इब्न बतूता ने, फ्रांसिस बर्नियर ने, अल बरूनी ने, या नन ऑफ दिस। तो किसने लिखी हुई है? तो इब्न बतूता की जो किताब है वो रिहाला है। ठीक है। आपके फ्रांसिस बर्नियर की जो किताब है वो ट्रेवल टू द मुगल एम्पायर है। ठीक है। और अल बरूनी की जो किताब है वो कौन सी है? किताब उल हिंद। कौन सी किताब है? किताब उल हिंद। ओके। तो इस बंदे ने ये किताब लिखी थी, सोसाइटीज के बारे में बात करी थी। अलग अलग बैरियर्स भी आए थे किताब लिखने में, जो बात भी इसमें अगले क्वेश्चन में आपके पास होगी। अगला प्रश्न है डैश मीन्स बोर्न आउटसाइड द सिस्टम वे आर ऑफन एक्सेप्टेड टू प्रोवाइड इन एक्सपेंसिव लेबर टू बोथ पीजेंट्स एंड जमींदार। मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक जो बंदा है वो सोसाइटी से बाहर पैदा हुआ, लेकिन फिर भी पीजेंट्स और जमींदार के वहां पे बहुत ही सस्ते दाम पे काम करता है। तो उस जो सोसाइटी है या उस ग्रुप को क्या कहा गया है इस दौरान? ठीक है। तो कारवाहंस कहा गया है, जैतून कहा गया है, अंतियाजा कहा गया या फिर कोचनी कहा गया है। ठीक है। तो इसको जो बोलते थे वो बोलते थे अंतियाजा। क्या बोलते थे? अंतियाजा। मतलब एक ग्रुप में तो ग्रुप से तो अलग पैदा हुआ, लेकिन फिर भी उसी ग्रुप में जाके काम कर रहे हैं। ठीक है। पीजेंट जो बड़े बड़े जमींदार होते थे, ठीक है, वो उसके हिसाब से काम करवाता था और बहुत सस्ती रेट में ये बंदे मिलते आ जाते हैं। ठीक है। यानी समाज से बाहर जिनको बोलते थे, ये समाज से बाहर, जात से बाहर है, फिर भी इनको काम पे रखा जाता था सस्ते भाव में। तो क्या बोलते थे? अंतियाजा। ओके। फोर्थ क्वेश्चन है आपका हाउ मेनी सोशल कैटेगरीज वेयर रिकॉग्नाइज्ड बाय अल बरूनी। यानी जो अल बरूनी ने बात करी है वो कितनी सोशल कैटेगरीज जो सामाजिक, ठीक है, सामाजिक श्रेणी को बांटा है वो कितने भागों में बांटा है अलग अलग वे में। ठीक है। तो 3 में बांटा है, 2 में बांटा है, 4 में बांटा है और 6 में बांटा है। ठीक है। तो अपन जब देखते हैं कि जो बात करता था, इस बंदे ने यात्रा नहीं करी पूरी इंडिया की, जो बात जो लिखता था वो पंजाब के जो सिंध इलाका जो पढ़ता था, ठीक है, अफगानिस्तान वाला या पाकिस्तान वाला, इधर ही देख देख के पंडितों से पूछ पूछ के अपनी बात रखी थी। तो उसी दौरान उसे समझ में आया कि सोशल कैटेगरीज कैसे बढ़ती है। तो सोशल कैटेगरीज को इसने कैसे बढ़ा था? 4 भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा था? 4 भागों में इसने कंप्लीट इन कैटेगरीज को बांटा था। अगला और लास्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द हर्डल मेंशन्ड बाय अल बरूनी इन अंडरस्टैंडिंग द लोकल प्रैक्टिसेस। मतलब अल बरूनी ने जब अपनी किताब लिखी तो उसके बीच में क्या क्या हर्डल्स आए, मतलब क्या क्या परेशानियां आई, ठीक है, उसको किताब लिखने में। तो
संस्कृत लैंग्वेज, तो बाकायदा ये संस्कृत लैंग्वेज उसकी सबसे बड़ी परेशानी थी, ठीक है, क्योंकि ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों ने जो किताबें लिखी थी वो जनरली संस्कृत में लिखी हुई थी और उसकी भाषा अरेबिक थी, तो उसको वजह समझने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, तो ये हडल थी। दूसरी, डिफरेंसेस इन रिलीजियस बिलीफ्स, तो ये भी एक थे कि भाई हर जो बंदा है, जैसे ब्राह्मण है, राजपूत है, पंजाबी है, उनके अलग अलग रिलीजियस बिलीफ थे, अलग अलग आस्थाएं थी, तो ये भी इसको दिक्कत देती थी कि किसकी सही तरह से समझी जाए, कि किस, जैसे मुस्लिम है तो मुस्लिम की सही है, हिंदू है तो हिंदू की सही है, ये भी इसको परेशानी देती थी, तो ये भी एक हर्डल थी, एक परेशानी थी। दूसरा, लोकल पॉपुलेशंस वेयर प्री ऑक्यूपाइड विद देयर ओन अंडरस्टैंडिंग, जो स्थानीय बंदे थे वो अपने अपनी बातें लेके चलते थे कि जो हम कह रहे हैं वही सही होगा, उससे पहले का हमको ज्यादा पता नहीं है और जो है वो यही है, ठीक है। तो उसके बारे में अल बरूनी सही से नहीं बता सकता था कि भाई ये चीज जो चीज उठी है, स्थानीय लोग है, उनका वंशावली क्या है, उनकी सही भाषा क्या है, ये सारी बातें नहीं होती थी। और फोर्थ है कास्ट सिस्टम, तो कास्ट सिस्टम के बीच में इसमें कभी कोई हर्डल आया ही नहीं, उसको पता चल जाता है ये कास्ट है, पर मेन इन तीनों में इसके पास हर्डल थी, तो किसमें परेशानी नहीं हुई, तो इसमें परेशानी किसमें नहीं हुई, कास्ट सिस्टम को समझाने में परेशानी नहीं, क्योंकि कास्ट सिस्टम के बारे में इन्होंने ज्यादा लिखा ही नहीं है। इब्न बतूता ने बहुत लिखा है कास्ट सिस्टम के बारे में, अच्छी तरह से बताया भी है। फ्रांसिस बर्नियर ने बहुत शानदार लिखा है, ठीक है, हाँ, उसने अपना क्या बोलते हैं इसको, बार बार आलोचना जरूर करी है फ्रांसिस बर्नियर ने कास्ट सिस्टम की, इंडिया की, पर लिखा है इसने, ठीक है, हाँ, लेकिन अल बरूनी ने कास्ट सिस्टम के बारे में इतना लिखा है क्योंकि इसमें परेशानी वाली बात थी नहीं, ठीक है, तो कास्ट सिस्टम इसका सही आंसर है। ओके, तो ये आपकी हिस्ट्री की 5 चैप्टर्स की अलग अलग एमसीक्यूज थी, जो सीयूटी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। सीयूटी है, निफ्ट है, जो अलग अलग कॉमन जो कॉलेज एग्जाम्स में आपके एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, ठीक है, उन सब के लिए एमसीक्यूज है, तो ये आपके काम आएंगे। इसके साथ साथ अगर आप जुड़ना चाहते हो उद्भव एकेडमी से, उद्भव एकेडमी में आप एडमिशन लेंगे तो इसमें बहुत सारा आपको मटेरियल्स मिलेंगे क्रैश कोर्स में, अलग अलग डोमेन सब्जेक्ट्स के लिए, जैसे आप हिस्ट्री है, आर्ट हिस्ट्री में ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, तो सब में अपने हिसाब से, ये तो आपके पास एमसीक्यूज है, साथ साथ में अलग अलग टॉपिक्स इंपॉर्टेंट वे में बात होगी, ठीक है। तो एक बार आइए उद्भव एकेडमी में, देखिए सीयूटी की कैसी तैयारी होती है, ताकि आपको भी कॉलेज अच्छी तरह से मिल जाए या अच्छा कॉलेज मिले। ओके, और पिछले ही वीडियो में, जैसे पिछला वीडियो अपना हुआ था सीयूटी इंट्रोडक्शन में, उसमें मैंने पहले ही बता दिया था कि सीयूटी में क्या क्या आता है, किस हिसाब से होता है, और पिछली बार भी बताया था कि भाई उद्भव एकेडमी में आप करोगे तो सीयूटी के लिए क्या क्या रहेगा, और साथ साथ में जो क्वेश्चंस बताए वो भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा बोर्ड एग्जाम्स के लिए, 12th बोर्ड एग्जाम्स जो हिस्ट्री है, 18th को जो पेपर है उसके लिए, जो कल पेपर है उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, तो एक बार देखना। ओके, थैंक यू, ठीक है, ये भी जरूर देखिएगा।